हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम इन्होंने एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आज के हमारे इस डेली करंट अफेयर के सेशन में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज के हमारे सेशन में, लेकिन उसके पहले आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। फिर हम बढ़ते हैं आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य में सिरुई लिली महोत्सव 2022 का आयोजन किया जा रहा है? नाम क्या है? सिरुई लिली महोत्सव 2022 आयोजन कहां पर हो रहा है? तो मणिपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। कहां पर? मणिपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। याद रखिएगा, सिरुई लिली महोत्सव 2022 का ये इसका कौन सा संस्करण है? तो इसका चौथा संस्करण है जिसका आयोजन हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है, किसके द्वारा आभा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA के द्वारा इसको, नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। और ये आपके इसके महानिदेशक कौन है? राष्ट्रीय विश्व स्वास्थ्य संगठन के यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। तो टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस जो है इस समय इसके नए महानिदेशक बने हैं। इसके पहले भी यही थे, इनका कार्यकाल विस्तारित कर दिया गया है। और इस संगठन के महानिदेशक के रूप में इनका कौन सा कार्यकाल है? तो ये दूसरा कार्यकाल है। जैसा अभी हमने बताया कि इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था, लेकिन पुनः इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ में द्विपक्षीय नौसैनिक युद्धाभ्यास, नाम क्या है? बोंगो सागर युद्धाभ्यास। किसके? बोंगो सागर युद्धाभ्यास एक नौसैनिक युद्धाभ्यास है जो आयोजित किया गया है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। किसके बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में इस युद्धाभ्यास का नाम जो बोंगो सागर है इसका आयोजन किया गया है। अगर हम बात करें अन्य कई सारे जो आपके युद्धाभ्यास होते हैं और कौन कौन से युद्धाभ्यास हैं, तो याद रखिएगा चलिए हमारा युद्धाभ्यास अन्य अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें भारत और अमेरिका के बीच, भारत और अमेरिका के बीच में आपका एक होता है युद्धाभ्यास। केवल युद्धाभ्यास के नाम से ही युद्धाभ्यास होता है, जो आपका 17वां संस्करण इस बार आयोजित किया गया था। उसके अलावा भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इनके बीच में होता है मालाबार युद्धाभ्यास। कौन सा? मालाबार। इस मालाबार में ऑस्ट्रेलिया 2020 में शामिल हुआ, 2021 में पहली बार ये आपका अभ्यास में उतरा था, और जापान शामिल हुआ 2015 में। अमेरिका और भारत के बीच में इसका आयोजन 1992 से किया जा रहा है, 1992 से। ठीक है, 1992 से इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है जापान के साथ। अगर हम बात करें इंडिया और जापान के साथ, तो पहला युद्धाभ्यास कौन सा है? जाइमेक्स। जाइमेक्स युद्धाभ्यास का आयोजन किसके बीच में हो रहा है? तो भारत और जापान के बीच में। दूसरा है जापाड युद्धाभ्यास। जापाड युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? तो भारत और जापान के बीच में। तीसरा है धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास। कौन सा? धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है भारत और जापान के बीच। नेक्स्ट हमारा है, अगर हम बात करें भारत और फ्रांस के बीच में, इंडिया और फ्रांस के बीच में कौन सा अभ्यास होता है? तो एक आपका होता है सबसे पहला वरुण युद्धाभ्यास। कौन सा? वरुण युद्धाभ्यास। दूसरा होता है गरुण युद्धाभ्यास। कौन सा? गरुण युद्धाभ्यास। और तीसरा होता है शक्ति युद्धाभ्यास। ये तीनों आपके भारत और फ्रांस के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। इन सारे युद्धाभ्यासों का याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत और नेपाल के बीच में कौन? तो सूर्य किरण युद्धाभ्यास। भारत और नेपाल के बीच में। भारत और रशिया के बीच में कौन सा होता है? तो इंदिरा नेवी, इंदिरा युद्धाभ्यास और इंदिरा नेवी युद्धाभ्यास दोनों होता है भारत और रशिया के बीच में। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास हैं जिनका आयोजन किया जाता है। भारत और सेशल्स के बीच में अभी हाल ही में लामितीय युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था। ठीक है, भारत और सेशल्स के बीच में। और ये हमारा बोंगो सागर युद्धाभ्यास है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित किया गया है। ये सारे पॉइंट छाप लीजिएगा, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। कौन सा राज्य स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला भारतीय राज्य बन चुका है? स्वास्थ्य सेवा के लिए ड्रोन का प्रयोग करने वाला। और इसके पहले मेडिसिन के लिए, जो आपका मेडिसिन के वितरण के लिए पहली बार ड्रोन का प्रयोग किया गया है, किसके द्वारा? ये किया गया था तेलंगाना के द्वारा। किसके द्वारा?
तेलंगाना के द्वारा ये किया गया था। और स्वास्थ्य में प्रयोग करने के लिए उत्तराखंड के द्वारा ये प्रयोग किया गया है, पहली बार किसी भारतीय राज्य के द्वारा। मेडिसिन क्षेत्र में तेलंगाना के द्वारा स्काई फ्रॉम द स्काई आपका ये मिशन के तहत जो है आपके मेडिसिन के वितरण और कोविड जो आपके वैक्सीन थे उनके वितरण के लिए तेलंगाना में इसका प्रयोग किया गया था। और बीजों तथा उर्वरकों के एक प्रकार से छिड़काव के लिए सबसे पहली बार ड्रोन का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था छत्तीसगढ़ के द्वारा। और अभी हाल ही में ड्रोन स्कूल कहां पर खोलने का फैसला किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। और किस देश ने स्वास्थ्य सेवा में अपनी पहली वाणिज्यिक ड्रोन उड़ान शुरू की है? ये शुरुआत की गई है रेडक्लिफ लैब्स के द्वारा, रेडक्लिफ लैब्स के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 के विजेता कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है मैक्स वेस्टप्पन। मैक्स वेस्टप्पन विजेता बने हैं स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 के। अगला हमारा क्वेश्चन है चाइल्ड अलर्ट नाम के शीर्षक से एक रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की गई है? नाम क्या है? चाइल्ड अलर्ट। चाइल्ड अलर्ट का मतलब ऐसा संगठन होगा जो बच्चों के बारे में देख रेख करता होगा। तो ये कौन सा है संगठन? तो उसका नाम है यूनिसेफ, जो एक संयुक्त राष्ट्र संगठन का आपका एक शाखा है यूनिसेफ। उसी के द्वारा वाइल्ड या आपका चाइल्ड अलर्ट नाम की एक पत्रिका या एक रिपोर्ट जारी की गई है। और किस राज्य सरकार ने ऊर्जा से संबंधित जन शिकायतों के निपटान हेतु संभव पोर्टल को लॉन्च किया है? ये नाम याद रखिएगा, कौन सा? संभव पोर्टल को लॉन्च किया गया किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी। उसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? तो 75 डिस्ट्रिक्ट 75 हैं। यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में 80 है। विधान या राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 31 है। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 403 है। विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? 100 है। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला जो आपका उत्तर प्रदेश का जिला है उसका नाम क्या है? तो सोनभद्र है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए। और अभी हाल ही में चर्चा में है आपका वाराणसी, जो दुनिया का सबसे पुराना दूसरा सबसे पुराना शहर कहा जाता है वाराणसी। यहीं पर वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के उद्घाटन किया गया था, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया था। अभी हाल ही में चर्चा है ज्ञानवापी मस्जिद, वो भी कहां पर? इसी वाराणसी में है। और यही हमारा वाराणसी में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है। हमारे उत्तर प्रदेश में टोटल कितने चिड़ियाघर हैं? तो 3 हैं, एक कानपुर में, लखनऊ में और एक गोरखपुर में स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हैं आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित, थोड़ा सा कॉमन पॉइंट है। हमेशा ये सारी चीजें आपको याद रहनी जरूरी है। जन शिकायत के निपटान हेतु संभव पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरुआत की गई है। नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022, नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का शुभारंभ कहां पर किया गया है? ये किया गया है IIT गुवाहाटी में। कहां पर? IIT गुवाहाटी में इसका शुभारंभ किया गया है, याद रखिएगा। नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव का इसका शुभारंभ किसने किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने। किसने? धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। अगला हमारा है किसको प्रधानमंत्री ने निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया है? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किसे निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है विवेक कुमार राम। विवेक कुमार राम को नियुक्त किया गया है निजी सचिव के रूप में। और अभी हाल ही दिन हमारे देश में जो विदेश सचिव थे जिनका नाम था हर्षवर्धन श्रृंगला, उनकी जगह पर एक नए व्यक्ति की नियुक्ति की गई है। उसका नाम क्या है? एक बार कमेंट में आंसर दीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, नए विदेश सचिव की नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट हमारा है किस वयोवृद्ध कम्युनिस्ट नेता और पूर्व सांसद का निधन हो गया? उनका नाम है शिवाजी पटनायक। क्या नाम है? शिवाजी पटनायक। किसने ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक में भाग लिया है? तो ब्रिक्स आपके संस्कृति में जो आपके इस मंत्रियों की बैठक थी इसमें भाग लिया है मीनाक्षी, लेकिन ये संस्कृति मंत्रालय भारत का संभालती हैं। 24 मई 2022 को ये आपकी हुई थी ब्रिक्स देशों की बैठक। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये सारे देश इसमें शामिल हैं, जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी। रूस में एक जगह है जिसका नाम है येक्तिनबर्ग। कहां पर?
येक्टिनबर्ग में इसका जो है स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। रशिया का एक बैंक है जिसका नाम है एनडीबी, जिसकी स्थापना की गई थी 2014 में। इसमें पहले 5 ही देश थे, लेकिन अभी हाल ही में 4 नए सदस्य देश बने हैं और संख्या हो गई है टोटल 9। 4 कौन कौन से देश हैं तो याद रखिएगा, सबसे पहले यूएई है, उसके अलावा मिस्र है, मिस्र के अलावा बांग्लादेश है और यहाँ पर है उरुग्वे। ये सारे देश इसमें शामिल हुए हैं। इस प्रकार से टोटल एनडीबी की संख्या 9 हो चुकी है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है तो संघाई में। ठीक है, संघाई में मुख्यालय है। इस ब्रिक्स की 13वीं जो आपका सम्मेलन था उसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई थी, लेकिन ये 2021 में हुआ था आपका, लेकिन 2022 में ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता सौंपी गई है किसको, चाइना को। इतने पॉइंट याद रखिएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन से संबंधित, और आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मीनाक्षी लेखिक। सारे क्वेश्चन आप लोग छाप लीजिएगा, सारे पॉइंट, जितने भी पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया है। मीनाक्षी लेखी ने भाग लिया है, जिसका आयोजन किसने किया था तो चीन गणराज्य ने, क्योंकि चीन के द्वारा 2022 में इसकी अध्यक्षता की जा रही है। इसका थीम क्या है तो ब्रिक्स के बीच में समावेश और पारस्परिक शिक्षा की विशेषता वाली सांस्कृतिक साझेदारी स्थापित करना। नेक्स्ट हमारा है 40वीं प्रगति संवाद की अध्यक्षता किसने किया है तो ये की गई है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, कई सारे लोग हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो सुनते हैं संस्कृति मंत्रियों की ब्रिक्स की बैठक, उसके बाद आप देखेंगे विदेश मंत्रियों की ब्रिक्स की बैठक, वित्त मंत्रियों की ब्रिक्स की बैठक, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जिस भी देश को अध्यक्षता दी गई है, जैसे चाइना 2022 में इसकी अध्यक्षता कर रहा है, इसका मतलब है जितनी भी बैठकें ब्रिक्स की होंगी उन सारी बैठकों की अध्यक्षता चाइना के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रिटेलियो ने किस बैंक के साथ मिलकर के को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी किया था। एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा ये आपका को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी किया गया है। और परम पोरुल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहां पर किया गया है तो एनआईटी त्रिचुरापल्ली में। नाम क्या है तो परम पोरुल इसका नाम है, याद रखिएगा। कौन सा, परम पोरुल सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारा है इस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा को राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन के किस चरण के तहत विकसित किया गया तो चरण 2 के तहत इसका विकसित किया गया है। और आपको पता है परम नाम की जो श्रृंखला चल रही है इस समय सुपर कंप्यूटर की, CDAC के द्वारा इसे निर्मित किया जाता है। ठीक है, CDAC के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है परम पोरुल किस तकनीकी पर आधारित है तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग तकनीक पर आधारित है। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट जारी किया है। यह रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। किसके द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। कितने वर्षों के अंतराल में इसको जारी किया जाता है तो 3 वर्षों में। कितने, 3 वर्षों के अंतराल पर इसको जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट को याद रखिएगा, जिसका नाम है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण। नेक्स्ट हमारा है NAS पिछली बार कब किया गया था तो 2017 में। कब किया गया था 2017 में किया गया था NAS। और कौन पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट बनी है तो उनका नाम है कैप्टन अभिलाषा बराक। नाम क्या है, कैप्टन अभिलाषा बराक, जो पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। और आपको पता है अभी हाल ही में हमारे गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को राफेल या एक प्रकार से युद्धक विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट जिन्होंने झांकी में हिस्सा लिया था, एक प्रकार से प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, उनका नाम क्या है तो शिवांगी सिंह। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भारत के पहले ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम को किस राज्य में शुरू किया गया है तो ये शुरू की गई है उड़ीसा में। उड़ीसा राज्य में ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ये किस समिति के द्वारा डिजाइन किया गया है तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। IOC का नया जो मुख्यालय है वो UAE में बनाया गया है, याद रखिएगा, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा राज्य में जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। उड़ीसा, अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में ओलंपिक हुआ था और पैरा ओलंपिक, ये सारे आपके जो होते हैं ये IOC के द्वारा ही नियंत्रित किए जाते हैं। अभी हाल ही में जो आपका ओलंपिक और पैरा ओलंपिक हुआ था जिसका आयोजन किया गया था कहां पर, टोक्यो में। जो 2020 टोक्यो ओलंपिक था, लेकिन इसका आयोजन 2021 में किया गया था, जिसमें ओलंपिक में भारत ने 7 मेडल और यहाँ पर पैरा ओलंपिक में भारत ने टोटल 19 मेडल जीते थे, याद रखिएगा 19 मेडल। और इसके साथ ही यहाँ पर
कई सारे ऐसे क्षेत्र में भारत ने उपलब्धि हासिल की है जो ऐतिहासिक रही है, और सबसे ज्यादा भारत ने इतिहास रचा है पैरालंपिक में। ठीक है, पैरालंपिक में ओडिशा हमारे इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कौन सा? 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कहां पर किया जाएगा? 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहां पर आयोजित किया जाएगा? मैसूर कर्नाटका में इसका आयोजन किया जाएगा। यहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का इसका आयोजन कब किया जाएगा? तो 21 जून 2022 को। आपको पता है 21 जून को योग दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून को। इस बार योग दिवस का जो है एक प्रकार से उद्घाटन या शुरुआत भारत के बाहर कौन से देश में इसका शुरुआत किया गया है? तो इसकी शुरुआत की गई है इस बार कहां पर? सऊदी अरब में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है किसने राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। कहां पर किया गया है? तो तिरुवनंतपुरम में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट हमारा है ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज किस संगठन की नई पहल है? ये विश्व आर्थिकी फोरम, यानी कभी कभी आपका यहां पर विश्व आर्थिक फोरम की जगह पर यहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी लिखा रहता है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक फोरम के द्वारा जो है इस संगठन की नई पहल है। इसी संगठन के जिसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय है दुनिया के स्वर्ग में स्वर्ग कहे जाने वाला स्विट्जरलैंड में। और विश्व स्वास्थ्य सभा का 75वां संस्करण, विश्व स्वास्थ्य सभा का 75 जो इसका संस्करण है, इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो जिनेवा में। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य सभा का 75वां संस्करण जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। और अभी हमने बताया था आप लोगों को WHO का हेड जिनका कार्यकाल विस्तारित कर दिया गया है, उनका नाम क्या है? एक बार कमेंट में आंसर बताइएगा सारे लोग। चलिए, इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो 22 से 28 मई 2022 तक आयोजन किया जाएगा, जिसकी थीम है शांति के लिए स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के लिए शांति। WHO का मुख्यालय कहां पर है? तो जिनेवा में है WHO का, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय। ठीक है, और कई सारे आपके जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके मुख्यालय से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि IMF और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों का मुख्यालय कहां पर है? तो इन दोनों का मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में। UNO इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। कहां पर? पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो आपका खाद्य संगठन है, अंतरराष्ट्रीय खाद्य संगठन FAO जिसको कहते हैं, FAO ये कहां पर है? तो इसकी जो मुख्यालय है वह रोम इटली में है इसका मुख्यालय। ठीक है, कहां पर? रोम इटली में है। जिनेवा में किसका मुख्यालय है? तो जिनेवा में कई सारी चीजों का मुख्यालय है। सबसे पहले WHO का मुख्यालय है, WTO का मुख्यालय है। उसके अलावा कृषि संगठन या आपका वर्ल्ड मानसून संगठन का मुख्यालय है। ठीक है, ये सारे आपके मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा में है, याद रखिएगा। भारत के किन कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो आशा कार्यकर्ताओं को। किसको? आशा कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन आपका छूट गया। इस सभा का संबोधित किसने किया था भारत की तरफ से? तो डॉक्टर मनसुख मांडविया ने, जो हमारे यहाँ के इस समय चिकित्सा मंत्री हैं। ठीक है, चिकित्सा मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा इसमें शामिल हुए थे, इन्होंने संबोधन दिया था। और भारत के किन कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो आशा कार्यकर्ताओं को। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, विवेक कुमार को। और हाल ही में किसकी अध्यक्षता में अंतर राज्य परिषद का पुनर्गठन हुआ है? तो ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अंतर राज्य परिषद का पुनर्गठन किया गया है। अंतर राज्य परिषद की स्थायी समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अमित शाह को, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी को चुना गया है। और आपको पता है अमित शाह जी के द्वारा ही अभी हाल ही में व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया गया था नडा बेट गुजरात में। कहां पर? नडा बेट गुजरात में किया गया। नडा बेट, जिसको समझ में नहीं आ रहा है अलग से लिख लीजिएगा। उसके अलावा अभी हाल ही में एक नया मंत्रालय बनाया गया है जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता मंत्रालय इस समय किसके पास है? तो किसको दिया गया है इसका प्रबंधन? तो ये अमित शाह यानी इस समय जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उन्हीं को दिया गया है। और अनिल बैजल
जो दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल हैं, इनकी जगह पर दिल्ली का नया राज्यपाल किसको बनाया गया है? तो विनय कुमार सक्सेना को। इस प्रकार से ये 22वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं दिल्ली के, याद रखिएगा, विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट हमारा है संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन के पार्टियों के सम्मेलन का 15वां संस्करण COP15 कहां पर आयोजित किया गया है? ये कोटेड आइवरी में। कहां पर? कोटेड आइवरी, जिसकी कैपिटल क्या है? एक प्रकार से आबिदजान इसकी कैपिटल है। कोटेड आइवरी है कहां पर? तो दक्षिण अफ्रीका में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, याद रखिएगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, जहां के आबिदजान में इसका आयोजन किया गया है। इस COP15 का आयोजन और खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में। हमारे देश की कैपिटल नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। इस उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो नारायण राणे के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, जो एक प्रकार से जो लघु सूक्ष्म मध्यम आपका मंत्रालय होता है उसके मंत्री हैं। और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है 21 मई को। 21 मई वो वही दिवस है जब आपको अभी हमने बताया था आतंकवाद निरोधक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी 21 मई 1991 में उनका असैसिनेशन हुआ था, राजनीतिक हत्या हुई थी, उन्हीं की याद में मनाया जाता है जो आपका आतंकवादी निरोधक दिवस। लेकिन इसी 21 मई को मनाया जाता है चाय दिवस। चाय के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो चाइना है। दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? तो वो भारत है, याद रखिएगा। और भारत में सर्वाधिक चाय कहां पर होता है? आसाम में। ठीक है, आसाम में सर्वाधिक चाय होता है। 2022 में पहली बार इसको सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट हमारा यह दिवस किस संगठन के द्वारा मनाया जाता है? तो खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा इसका सेलिब्रेशन किया जाता है। और इसका मुख्यालय कहां पर है? रोम, इटली में। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, रोम, इटली में इसका मुख्यालय है, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022, इसका खिताब किसने जीता है? तो वेस्टप्पन रेडबुल ने इसका खिताब जीता है, याद रखिएगा, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स का। और अभी हाल ही में ट्राइमेरेशूरस माया जहरीले सांप की एक प्रजाति कहां पर खोजी गई है? तो ये मेघालय में खोजी गई है। ये सांप की प्रजाति जिसका नाम क्या है? ट्राइमेरेशूरस माया, इस सांप की प्रजाति का नाम है, याद रखिएगा। इस जहरीले सांप का अन्य नाम क्या है? तो माया के पिट वाइपर। ठीक है, माया के पिट वाइपर जो है इसका अन्य नाम है। हाल ही में एकल राष्ट्रीय पोर्टल जैविक अनुसंधान, एकल राष्ट्रीय जैविक परिषद जैविक अनुसंधान नियामक अनुमोदन पोर्टल, ये किसने लॉन्च किया है 21 मई को? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और ये किसके लिए लॉन्च किया गया? तो बायोटेक शोधकर्ता और स्टार्टअप। ठीक है, बायोटेक शोधकर्ता और स्टार्टअप के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और अभी यह बायोरैप पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। किससे? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित है यहाँ पर हमारा बायोरैप पोर्टल। और हाल ही में एम्फोसिस का 5 वर्ष के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? एम्फोसिस का 5 वर्षों के लिए, तो उसका नाम है सलिल पारेख। ठीक है, सलिल पारेख को नियुक्त किया गया है एम्फोसिस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 5 वर्षों के लिए। और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो एंथोनी एल्बनीज। कौन? एंथोनी एल्बनीज जो है नए अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं, जिन्होंने क्वाड सम्मेलन में जो टोक्यो में हुआ था उसमें इन्होंने हिस्सा भी लिया था, याद रखिएगा। पहला एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? तो उनका नाम है अन्ना कबाले दुबा। क्या नाम है? अन्ना कबाले दुबा इनका नाम है, याद रखिएगा, जिनको ये आपका पहला एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड मिला है। और भारत और कौन से देश की नौसेना के मध्य में संयुक्त सैन्य अभ्यास कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कॉर्पेट युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है? तो किसके बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में। अभी आपने देखा था बोंगो सागर, ये भी किसके बीच में हुआ था? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में उसका भी आयोजन किया गया था, जिसका नाम है बोंगो सागर युद्धाभ्यास। ठीक है, अब तक का सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वित्त वर्ष 2022 में कितना रहा है? तो 83.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वित्त वर्ष 2022 में।
2021 में कितना था, तो 81.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वर्ष जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वित्त वर्ष 2022 में पिछले वर्ष की तुलना में कम है। शीर्ष एफडीआई प्रदान करने वाला देश कौन सा है भारत को, तो सिंगापुर है। 27% जो एफडीआई आता है वो सिंगापुर से है। अमेरिका से 18%, मॉरिशस से 16%, याद रखिएगा। और हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र नाइलिट का उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो नाइलिट का उद्घाटन किया गया है लेह लद्दाख में। लद्दाख हमारे देश का वो अभी हाल ही में यूनियन टेरिटरी बनाया गया एक प्रकार से नया केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। आर के माथुर जी इस समय यहाँ पर उपराज्यपाल हैं, याद रखिएगा। कौन है, आर के माथुर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। लद्दाख जो आपका है किससे जुड़ा हुआ है, लद्दाख जो है चीन आपको सपोर्ट करता है, चाइना को। चाइना ने ही लद्दाख के एक बड़े क्षेत्रफल पर कब्जा करके रखा है जिसका नाम है ऑक्साई चिन। ठीक है, ऑक्साई चिन जिसका नाम है, याद रखिएगा। लेह हमारे देश का सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे ठंडा मरुस्थल है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, लेह। और अभी हाल ही में सबसे ऊंचाई पर स्थित आपका एक प्रकार से स्टूडियो चलाया गया था यहाँ पर इसी लद्दाख में, लेह में, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे ऊंचाई पर स्थित। नेक्स्ट, ये सारे पॉइंट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लद्दाख से संबंधित किससे अलग किया गया था, तो लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग किया गया था, याद रखिएगा, 2019 में। एनाइलेट केंद्र का उद्घाटन किसने किया है, तो अश्विनी वैष्णव जो सूचना मंत्रालय संभाल रहे हैं इस समय, उन्हीं के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हमारा है भारत के पहले 5G टेस्ट बेड। ये 5वें टेस्ट बेड का उद्घाटन किसने किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया है। और ये आपका 5G जो टेस्ट है, टेस्ट बेड का जो कुल परिव्यय कितना है, तो लगभग 220 करोड़। कितना, 220 करोड़ है इसका लगभग टेस्ट का पूरा जिसका परिव्यय है इस 5G टेस्ट बेड का। और भारत और ओमान संयुक्त आयोग की 10वीं बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है, भारत और ओमान की। ओमान जो एक प्रकार का खाड़ी देश है, याद रखिएगा, खाड़ी देश है ओमान, बिल्कुल बगल में है, आप लोगों ने मैप में देखा होगा। और इसका आयोजन कहां पर किया गया है, दिल्ली में। कौन सी बैठक है, इसका संस्करण कौन सा है, तो ओमान, ये आपका जो है इसका 10वां संस्करण है भारत और ओमान के बीच में। और 2023 में इसकी 11वीं बैठक कहां पर होगी, तो 11वीं बैठक का आयोजन ओमान में होगा। सिंपल सी बात है, कभी भी ज़्यादातर जब दो देशों के बीच में किसी बैठक का आयोजन किया जाता है तो ज़्यादातर यही होता है कि अगर इस वर्ष भारत में हुआ है तो अगले वर्ष वो उस देश में होगा जहां जो दूसरा देश उसमें शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया, तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, माउंट एवरेस्ट पर। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8,830 मीटर। जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 8,848, लगभग आपका 5-6 मीटर है, जिसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। और हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता किसने किया है। सिंपल सी बात है, जब भी जिस भी विभाग की बैठक होगी हमेशा उसी से संबंधित सचिव या उसी से संबंधित मंत्री उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता किसने किया है, निर्मला सीतारमण के द्वारा इसकी की गई थी। ये आपका 19 मई 2022 को न्यू डेवलपमेंट बैंक के। नेक्स्ट हमारा है भारत का पहला राज्य के स्वामित्व वाला, कौन सा, राज्य के स्वामित्व वाला ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म सी स्पेस कौन सा राज्य लॉन्च करेगा, तो ये लॉन्च करेगा कौन, केरला के द्वारा। केरला के द्वारा हमारे देश में पहली बार पक्षी एटलस जारी किया गया है। कौन सा, पक्षी एटलस। हमारे देश का सबसे ज्यादा साक्षर राज्य है कौन सा, केरला। ठीक है, यहाँ के इस समय मुख्यमंत्री कौन है, तो उनका नाम है पिनरई विजयन। क्या नाम है, पिनरई विजयन उनका नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जिसमें इसका विषय क्या है, तो बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल। और जैव विविधता का पहला जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है इसका आयोजन कब किया गया था, इसका पहला आयोजन 22 मई 2001 में इसका आयोजन किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन, कौन सा, अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का उद्घाटन अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया है, तो हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया है। कहां पर, उज्जैन मध्य प्रदेश में। ठीक है,
उज्जैन मध्य प्रदेश में इसका अधिवेशन का उद्घाटन किया गया है। और यहाँ पर अगर हम मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करें, एमपी के बारे में, एमपी अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें राज्य विशेष में, तो एमपी एक प्रकार से सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क वाला राज्य है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसकी कैपिटल क्या है, तो एमपी की कैपिटल है भोपाल। मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान है। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है, सबसे ज़्यादा वनावरण क्षेत्रफल है, सबसे ज़्यादा वनावरण है, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा वनावरण क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश में। यहीं पर आपका है इंदौर, इंदौर यहीं पर है जो लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है। यहीं पर आपका जो उज्जैन है, जहाँ पर एक प्रकार से जिसे महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता है, और यहीं उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। यहीं आपके मध्य प्रदेश में ही भीमबेटका नाम का पाषाणकालीन स्थल है, भीमबेटका नाम का पाषाणकालीन स्थल है, जहाँ पर 500 से ज़्यादा पाषाणकालीन गुफाएं हैं। उसके अलावा इसी मध्य प्रदेश में लिखैया नाम का एक पाषाणकालीन स्थल है, लिखैया नाम का। इसी मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में खजुराहो महोत्सव मनाया गया था। खजुराहो जो आपके टेम्पल्स हैं वो यहीं पर हैं। खजुराहो का 47वां महोत्सव का आयोजन किया गया था खजुराहो में। उसके अलावा इसी मध्य प्रदेश में आपके कई सारे जो नेशनल पार्क हैं, उनमें टोटल 12 नेशनल पार्क हैं, जिनमें से 6 टाइगर रिजर्व भी शामिल हैं, याद रखिएगा। ठीक है, टोटल 12 नेशनल पार्क में से 6 क्या हैं, तो टाइगर रिजर्व हैं। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं मध्य प्रदेश से संबंधित। इसी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अभी हाल ही में ड्रोन स्कूल खोलने की घोषणा की गई है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ठीक है, सारे पॉइंट इसको छाप लीजिएगा आराम से, क्योंकि ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसी मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। हमारे देश के इस समय जो उड्डयन मंत्रालय संभाल रहे हैं उड्डयन मंत्री, जिनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का ये कौन सा संस्करण था, ये कौन सा महाधिवेशन था, तो ये इसका 59वां 59th महाधिवेशन था, याद रखिएगा। और हाल ही में राष्ट्र को समर्पित परम पोरुल, ये डिस्कस कर चुके हैं, परम पोरुल सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो NIT तिरुचिरापल्ली में, तमिलनाडु में इसको स्थापित किया गया है परम पोरुल को। अक्षय ऊर्जा परियोजना के विकास के लिए उत्तराखंड के किस कंपनी के साथ समझौता किया है, तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ में समझौता किया गया है। और दुनिया का सबसे बड़ा एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना कहाँ पर स्थापित की जाएगी, दुनिया की सबसे बड़ी है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कहाँ पर, कुरनूल आंध्र प्रदेश में, कुरनूल आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश वही राज्य है जहाँ पर राज्यों की संख्या 13 थी और बढ़कर 13 और हो चुकी है 26। ठीक है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, तो पहले हैदराबाद थी, अब क्या है, तो अमरावती इसकी कैपिटल है। मुख्यमंत्री कौन है, तो एक बार कमेंट में आंसर करके बताइएगा। कई बार हमने डिस्कस किया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में। ठीक है, इसी आंध्र प्रदेश से 2014 में अलग होकर के एक राज्य बना था जिसका नाम है तेलंगाना। इस परियोजना को कौन स्थापित करेगा, तो इसको ग्रीनको समूह के द्वारा इसे स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना की भंडारण क्षमता कितनी है, तो इसकी भंडारण क्षमता है 5230 मेगावाट। कितना, 5230 मेगावाट इसकी भंडारण क्षमता है इस परियोजना की। नेक्स्ट हमारा है अक्षय ऊर्जा परियोजना के विकास के लिए उत्तराखंड ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है, ये क्वेश्चन, अच्छा इसको डिस्कस कर चुके हैं, सॉरी रिपीट हो गया था ये आपका। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में स्वास्थ्य सेवा में वाणिज्यिक ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है, तो उत्तराखंड बना है। अरुणाचल प्रदेश में कितने करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजना का उद्घाटन व शिलान्यास किया गया है, तो लगभग 1180 करोड़ रुपए की, 1180 करोड़ रुपए की। और किसने किया है, तो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 23 मई को मनाया जाता है, जो पहली बार 2000 ईस्वी में मनाया गया था, और जिसका इस बार का थीम जो विषय है वो है सेलिब्रेट। और राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। कहाँ पर, भुवनेश्वर उड़ीसा में राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस का आयोजन किया गया है, जो कोयला मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। किसके द्वारा, कोयला मंत्रालय के द्वारा इसको आयोजित किया गया है। और इस मंत्रालय ने, यानी कोयला मंत्रालय ने किसके सहयोग से इसका आयोजन किया है, तो विद्युत मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय और खान मंत्रालय, यानी 3 अलग मंत्रालयों के सहयोग के माध्यम से इसका
कोयला मंत्रालय ने आयोजन किया है और भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक कितने मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? 100 मिलियन टन। कितना? 100 मिलियन टन जो है लक्ष्य रखा गया है यहाँ पर कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजनाथ जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी ने कर्नाटक में कारवाड़ नौसेना बेस की यात्रा के दौरान किस पनडुब्बी पर समुद्री यात्रा की है? उस पनडुब्बी का नाम क्या है? आईएनएस खंडेरी। क्या नाम है? आईएनएस खंडेरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, जिसमें हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यात्रा की है। और ये कैसी पनडुब्बी है? तो ये डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी है, जिसे प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित किया गया। किसके तहत? प्रोजेक्ट 75 के तहत इसको बनाया गया है, जिसे मचगांव डॉक इंडिया लिमिटेड ने फ्रांसीसी पनडुब्बी निर्माता के सहयोग से इसे विकसित किया है। इसकी कमीशन कब हुई थी? तो ये 28 सितंबर 2019 को इसको कमीशन किया गया था, इस पनडुब्बी को। और भारत सरकार ने एमएससी सीडीपी के नए दिशा निर्देशों को लागू करने की मंजूरी दी है। किसके दौरान? तो 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान मंजूरी दी गई है, जिसकी अवधि 2021-22 से लेकर के 2025-26 तक इसकी अवधि होगी। यानी लगभग 5 वर्षों के लिए इसको जो है ये लागू किया गया है। और एमएससी सीडीपी का पूरा रूप क्या होता है? सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम। इस प्रकार से आज के हमारे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे, इस हमारे आज के डेली करंट अफेयर से संबंधित, पॉइंटर से संबंधित उन सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है अपने सेशन में। हमारा उद्देश्य आपका कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप तक पहुंचाना है, जिसको पढ़ करके आप आसानी से अपने लक्ष्य में सफल हो सकें। ठीक है, तो एक बार जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सेशन कैसा था आज का कमेंट में आंसर करके बताइएगा सारे लोग। और जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आपको बता दें कि आपके अगर डीप में आप पूरे करंट अफेयर को 1 ईयर का पढ़ना चाहते हैं, तो आपके दृष्टि जो बुक है, जो बहुत ही लोकप्रिय है आप लोगों के बीच में, उस किताब से संबंधित सारे वीडियो लेक्चर श्रृंखला आपके इसी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में अलग से बनाकर उसको रख दिया गया। आप आसानी से उसको देख सकते हैं, जिसमें 8 लेक्चर के माध्यम से पूरे करंट अफेयर को तैयार किया गया है। पूरे करंट अफेयर को वहाँ पर डिस्कस किया गया है पूरे वर्ष के। और अगर आप करंट अफेयर को पॉइंटर के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, वन लाइनर के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, तो आपके जो पॉइंटर बुक है, जो वार्षिकी आपकी किताब आती है, जैसे मान लीजिए ये आपकी जो बुक है, इस बुक से संबंधित सारे करंट अफेयर के जो भी पॉइंट हैं, सारे टॉपिक को अलग अलग टॉपिक में डिवाइड करके आपके वीडियो लेक्चर श्रृंखला को यूट्यूब पर अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे आपके वीडियो श्रृंखला आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोग एंजॉय कीजिए मस्ती के साथ। और जितने लोग यूपी पीसीएस के एग्जाम में बैठने वाले हैं, आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एंजॉय कीजिएगा मस्ती से। जो बैठे हुए हैं यूपी पीसीएस के एग्जाम में, होप्स हो आप लोगों के जो रिजल्ट हैं, जो आप लोग करके आए हैं एग्जाम में, काफ़ी बेहतर हुआ होगा हमारे हिसाब से। और एमपीपीसीएस में बैठने वाले जो लोग हैं, उनका भी एग्जाम अच्छा होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच एवरीवन।